मॉर्निंग। हमने कक्षा 7 जो है का हिंदी मीडियम साइंस की क्लास लेसन फर्स्ट जो है वो हम रीड कर रहे थे। तो अब जो है ये यहाँ तक हमने पौधों के बारे में पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में पढ़ा था। तो जितना भी आप पढ़ो उनको आप ध्यान से देखो कि आपके आसपास जो है जितने भी पौधे हैं उनमें पत्तियां जो हैं उनके अंदर आप देख रहे हो कि भाई वृक्ष जो है अपना भोजन खुद बनाता है प्रकाश से और वायु से। तो ये चीजें हमने पढ़ा था। अब देखो, बुद्धों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। यह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये हमने बताया था कोशिका के बारे में, चित्र आपने बनाने हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये चित्र देखो आप ध्यान से। इस चित्र में आप देखोगे तो आपको जो है सब बिल्कुल आराम से समझ में आएगा भाई कि क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, ये देखो, ये पौधा है, ये सूर्य है और सूर्य की किरणें जो हैं यहाँ पत्तियों में क्लोरोफिल के साथ जो है वो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके और क्या देती है भाई, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि वृक्ष जो हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वृक्ष लगा करो ताकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो ना रहे। ठीक है, बाकी जो है आप भी जो है अपने जन्मदिन पर वृक्ष जरूर लगाएं। ये बहुत कीमती है हमारे लिए और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद देखो भाई, खनिज लवण जो है ये नीचे से लेके आते हैं। क्रियाकलाप 1.1 देखो भाई। ठीक है, क्रियाकलाप जो है आपका 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखने भाई आपने। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ये देखो, ये जो बुद्धो था ये पूछ रहा था कि भाई क्या हरी पत्तियों में ही सिर्फ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये आप उसका आंसर है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अथवा ढक लेते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र 1.4 में दर्शाया गया है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 1.4 देखो भाई आपका कहाँ चित्र, ये देखो 1.4 चित्र, ये देखो, ये रहा। ठीक है, इसमें आप देखो ये अलग अलग कलर की जो है, अलग अलग कलर के जो है वो पत्तियां हैं, ये देखो सारी। ठीक है, तो ये विभिन्न कलर की पत्तियां हैं और इसमें यही बताया गया है कि भाई ये भी जो है क्लोरोफिल जो है इनके अंदर होता है भाई। ठीक है, फिर देखो ये क्रियाकलाप आपने एक तो गमले वाला करना है। ठीक है, गमले वाला देखो, आप एक तरह के दो पौधे लो और उन पौधों को गमले में लगा के एक को बाहर रखो, एक को अंदर रखो। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि भाई आपके जो गमले हैं, पौधे जो हैं, उसके लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं
कि इनका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो आपने देखा होगा आपके घर में जो है आसपास देखो आप, नहर है, तालाब है, और घर में जो है कोई टंकी वगैरह आपने बना रखी हो, भैंस जो पानी पीने के लिए हमने जो पानी के लिए बनाए हुए होते हैं उनके ऊपर आप देखोगे तो आपने क्या है, जिनको हम बोलते हैं भी काई जम गई भाई, ठीक है। वो काई क्या होता है भाई, शैवाल होता है, और वो हरे रंग का है, और वो भी जो है प्रकाश के साथ संश्लेषण करके जो है प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है भाई। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, ठीक है भाई। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो बनता है, ठीक है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है। देखने में ये लगता है भाई पता नहीं कैसा प्रश्न होगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ें आप अपने आसपास खेतों में, अपने आसपास जो पौधे उनमें ये क्रियाएं आप देखते हैं, ठीक है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मित करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग, आपूर्ति हो जाती है, ठीक है भाई। देखा हमने कि नाइट्रोजन गैस जो है वो सीधे पौधे नहीं ले सकते। क्या होता है उसके अंदर जो है वो मिट्टी में मिलके और पानी के साथ जड़ों द्वारा जो है वो अपना इस नाइट्रोजन की पूर्ति जो है वो पूरा करते हैं। आपने खेतों में भी देखा होगा भाई, हम खाद डालते हैं, ठीक है, तो वो खाद क्या है भाई, उसके अंदर नाइट्रोजन की ही मात्रा होती है। अपने पापा से पूछो जो जिस घर में खेती करते हो आप, तो उन घर वालों को पता है कि हम खाद जो डालते हैं, यूरिया जो है उसके अंदर किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। अन्य संगठन जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, अब देखो भाई अन्य विधियां देखो पोषण की भाई। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं, ठीक हो गया। हर पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी पत्ती हरी हो सिर्फ उसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो कैसे भोजन बनाएंगे भाई, देखो। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग जो है वो करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए, ये रहा भाई चित्र 1.5। तो आपने देखा होगा ये फोटो, काफी बच्चे जो गांव के हैं उन्होंने काफी देखे होंगे कि आप देखते हो कि पौधों के ऊपर एक अमरबेल होती है, और वो अमरबेल जो है वो खुद भोजन नहीं बनाती, वो क्या है इस पौधे से जो है, इस वृक्ष से जो है अपना भोजन लेती है। तो यह आकृति आपने देखी है, ये चित्र आप जरूर देखें। ये है आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इसे परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। पहली जानना चाहती है कि क्या
हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। तो अब देखो भाई, परजीवी जो है वो क्या होता है भाई, मनुष्य जो है और मच्छर, खटमल, जूं, ठीक है, ये क्या है भाई, ये दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं। मनुष्य कभी किसी दूसरे जीव के ऊपर रहता देखा आपने? ठीक है, तो इसलिए जो है आपने जो है परजीवी देखना है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहे और उसका भोजन जो है वो उससे प्राप्त करे। ठीक है, तो अब देखो, क्या क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषय विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 जो है वो आप देखो भाई, 1.6 जो चित्र है ये देखो, इस चित्र में देखो, ये है, ये बनी हुई है, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, इसके अंदर जो देखो ये रहा ढक्कन सा, देखो ये रहा, इसमें छोटे छोटे कीट, छोटे छोटे जीव जो है अगर घुस गए, ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाएगा और ये उसको हजम कर जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप देखो, तो आपको अपने आसपास जो है जरूर देखने को मिलेंगे ये पौधे। अब देखो आगे क्या क्या है भाई, इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग गड़े का ढक्कन बनता है। गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढले होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। गड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। विनस फ्लाई ट्रैम्प तथा सैंड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो, वर्मित है। यदि घटपर्णी हरा होता है तो वह प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते, इनकी उन्हें आवश्यकता होती है? मृत जीवी भाई, आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे, ठीक है, मशरूम जानते हो ना सारे, जिनको हम अपनी भाषा में खुम्बी बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपने बाजार में देखा होगा। उनका हम क्या बनाते हैं भाई, सब्जी बनाते हैं। उनकी मशरूम की सब्जी बड़ी अच्छी होती है और पौष्टिक भी होती है। तो वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों पर छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे, जिसको हम बचपन में क्या बोलते थे बेटा, सांप की छतरी। भूल गए हैं? गांव वाले तो ये बचपन जो है याद रखा करो बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा, हम बोलते हैं भाई सांप की छतरी। ठीक है, तो आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इन्हें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है भाई, क्लोरोफिल नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, देखो भाई आगे खुम्बी के बारे में पढ़ेंगे हम आप आगे के रूप में अवशोष। ये देखो यहाँ भाई, देखो खुम्बी रही, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे, जिसे हम फफूंद कहते हैं भाई। ठीक है, फफूंदी। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। जब आपकी क्लास शुरू होगी तो आप अपने टीचर को जरूर बोलना कि सर, हम देखो हमने जो है ये ब्रेड रखी थी पानी में भिगो के और इसके ऊपर जो है जो रेशे से बन गए हैं, हमें इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाओ कि ये कैसे हैं। हमारे साइंस लैब में सूक्ष्मदर्शी की सुविधा है और आप अपने साइंस टीचर के साथ इस चीज को आप बिल्कुल डेमो जो है आप देख सकते हो। चित्र 1.8, ये धब्बे किस रंग के हैं?
किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रशिक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के दागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर पाचक रसों का स्त्राव करते हैं और साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये उस विलेय का भोजन जो है वो भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। देखो पोषण कितने प्रकार के हो गए, स्वयंपोषी, परपोषी, मृतपोषी, ठीक है, परजीवी, ठीक है। तो ये मृतजीवी पोषण कहलाएगा भाई। परजीवी हमने पढ़ा था अमरबेल है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने भैंसों के जो है वो चिचड़ लगे होते हैं, अपने सर में डेरे जुएं होती हैं। आजकल तो नहीं होती, बच्चे बड़े साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन पहले होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये परजीवी हैं, ये मृतजीवी हो गए। कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े तथा अन्य पदार्थ पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। ये बात आप समझते हो कि जब भी आप वर्षा ऋतु का टाइम देखोगे, उस टाइम सबसे ज़्यादा फंगस, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो फैलती हैं। उसका कारण यही है क्योंकि जो है पानी के साथ क्रिया करके ये जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। फंगस के बारे में पूछो भाई, आजकल भी चला हुआ है रेड फंगस, ठीक है, ब्लू फंगस, येलो फंगस, ये सारी चीजें हैं। पहली को याद है कि उनके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसर पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु के में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। ये हमने बताया था बेटा कि वायु के अंदर जो है फंगस होती है और वो फंगस जो है मनुष्य के शरीर में भी चली जाती है। लेकिन जिस मनुष्य के जो है इम्यूनिटी पावर जो है वो ज़्यादा होती है, वो उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा कि भी कोरोना चला हुआ है, और कोरोना जो है जिन व्यक्तियों की शुगर की, बीपी की और इस जो कुछ घातक बीमारियां हैं उनकी टैबलेट या दवाइयाँ चलती हैं, उनके साथ उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और वो जो फंगस है वो उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और वो जो है उनसे मजबूत हो जाती हैं। इसलिए जो है वो उस मनुष्य के शरीर को भी बिल्कुल नष्ट कर देती हैं। आजकल आप देखते हो जो फंगस आजकल चला हुआ है, तो ये मत समझो कि वो सिर्फ चीज़ों को नष्ट करेगी, वो इंसान को भी नष्ट करती है। तो इसलिए आप हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा खाए पिएं। ये नहीं कि भी आप दुकानों की चीज़ ज़्यादा खाएं। दूध, घी, दही, लस्सी, पनीर, घर का बना हुआ पनीर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप ज़्यादा खाएं ताकि आपकी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़े और आप जल्दी बीमार ना पड़ें और आप एक अच्छा जीवन जो है वो जी सकें। तो वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने के कारण किस प्रकार बचा सकते हैं। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। तो वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ना है भाई, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो आपने ये पढ़ना है और जितना भी इसके अंदर एक्टिविटियाँ आई हैं आपने अपने आसपास जो है वो एक्टिविटी देखनी है, ताकि जो है आप इन चीज़ों को समझ सकें और इन चीज़ों को जो है वो पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।